देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए अपने अपने घर से जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि आपसी संवाद का यह कार्यक्रम स्वस्थ और सुदृढ़ समाज को गढ़ने में सकारात्मक योगदान दे सके। अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे अभियान का हिस्सा बने। प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। नमस्कार दोस्तों, आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए। 21 साल पहले 26 जुलाई को भारतीय सेना ने वो शौर्य और पराक्रम दिखाया था जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर, द्रास, बटालिक की जिन चोटियों पर कब्जा किया हुआ था, वहां से दुश्मन को मार गिराना और उन्हें वापस हासिल करना बेहद कठिन था। 5 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कश्मीर की बर्फ से ढकी इन चोटियों पर अनवरत युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में हमारे कई नौजवान सैनिक शहीद हो गए, मगर उनके अदम्य साहस और शौर्य ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। करगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन वीरों को शत शत नमन करते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर वे हमारी सीमाओं की रक्षा करने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो हम भी देश की अस्मिता की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के स्वाभिमान और गौरव को ऊंचा रखने की इस अभूतपूर्व कोशिश में आज हमारे साथ हैं सावित्री फाउंडेशन के अध्यक्ष और लोकप्रिय गीतकार विजय श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार। जानी मानी पत्रकार कवयित्री रूबी मोहंती। नमस्कार। मधुर स्वर भाव के चितेरे कवि डॉक्टर मनोज अबोध। बहुत बहुत नमस्कार। और इनके साथ हाजिर हूं मैं अलका सिन्हा आपके बीच। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। देश की मिट्टी को माथे पर तिलक सा सजाएं और स्वावलंबी बने। हमें उम्मीद है कि हम में से ज्यादातर साथी अपने मोबाइल से सभी विदेशी ऐप, खासकर चीनी ऐप को अनइंस्टॉल कर चुके होंगे, और जो नहीं कर पाए, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो अभी कर दें। विश्वास कीजिए, इन्हें हटा देने के बाद भी कई विकल्प हैं हमारे पास, जिन्हें इंटरनेट पर भी खोजा जा सकता है। तो अच्छे काम में देरी क्यों, इन्हें तुरंत हटाएं और एक कदम स्वाभिमान की ओर बढ़ाएं। शुरुआत करते हैं इस अनूठे कार्यक्रम की सावित्री फाउंडेशन के संस्थापक और गीतकार विजय श्रीवास्तव जी से। फासलों के दरमियान कार्यक्रम जिसकी परिकल्पना अलका सिन्हा जी ने दी है, मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। मैं एक अपना लिखा हुआ गीत जिसको मैंने कंपोज भी किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है आपका। महका हुआ है ये समा, ऐसे में तुम याद आए। महका हुआ है ये समा, ऐसे में तुम याद आए। हमको मिली है सुकूने मोहब्बत, कैसे तुम्हें हम बताए। हाँ, कैसे तुम्हें हम बताए। बहुत सुंदर। सीने में है तेरी धड़कन, धड़कन में है तेरी सांसें। सीने में है तेरी धड़कन, धड़कन में है तेरी सांसें। सांसों में बस तुम ही तुम हो, सांसों में बस तुम ही तुम हो। कैसे दिखाऊं दिल चीर के मैं कि दिल है तेरे हवाले। हाँ, दिल है तेरे हवाले। महका हुआ
है ये समा, ऐसे में तुम याद आए, ऐसे में तुम याद आए। क्या बात है। चलता नहीं जोर दिल का, भरोसा नहीं एक पल का, कब होगी कम उफ ये दूरी, मिलने की कब आस पूरी, दिल मेरा तड़पा है मिलने को तुझसे, कैसे तुम्हें हम जताए, हाँ कैसे तुम्हें हम जताए। महका हुआ है ये समा, ऐसे में तुम याद आए, ऐसे में तुम याद आए। क्या कहने। भूली हुई सी कहानी, बस एक यही है निशानी, वाह। रह के अब याद आए, तेरी मेरी वो नादानी, पतझड़ का मौसम हुआ फिर सुहाना, जब जब भी तुम याद आए, हाँ जब जब भी तुम याद आए। महका हुआ है ये समा, ऐसे में तुम याद आए, हमको मिली है सुकूने मोहब्बत, कैसे तुम्हें हम बताए, हाँ कैसे तुम्हें हम बताए। बहुत खूब। महका हुआ है ये समा, ऐसे में तुम याद आए, ऐसे में तुम याद आए, ऐसे में तुम याद आए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी मधुर स्वर लहरी में समा सचमुच कितना खूबसूरत हो गया है। इसमें शक नहीं कि हमारा देश कलाकारों का देश है, मगर साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अवसर की तलाश में हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता को देश से पलायन न करना पड़े। हमें देश में ही इनके लिए पर्याप्त अवसर तैयार करने होंगे। इसी संदर्भ में बताना चाहूंगी कि बेहद लोकप्रिय न्यूज चैनल वर्ल्ड न्यूज कॉर्प ने अपने YouTube चैनल पर फासलों के दरमियान का उल्लेख कर हमारे इस प्रयास को विस्तार दिया है। देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने फासलों के दरमियान के बारे में। और अंत में आपको परिचय देना चाहेंगे कविताओं पर केंद्रित एक YouTube चैनल का, जिसका नाम है फासलों के दरमियान। ये लॉकडाउन के अकेलेपन में लोगों को सकारात्मकता और रचनात्मकता के साथ जोड़ने की कोशिश है। ये YouTube चैनल लेखिका अलका सिन्हा और उनकी इंजीनियर पुत्री शार्दुल सिन्हा का एक ऐसा अभिनव प्रयास है जिसमें देश विदेश के कवि लेखक अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़ते हैं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ये कार्यक्रम रचना का आनंद प्रदान करने के साथ साथ दर्शकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी करता है, जिसका नमूना है अवसर के अनुकूल एपिसोड जैसे पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे आदि। थेरेपी की तरह कारगर ये सभी अंक एक से बढ़कर एक हैं। ये अच्छी तरह समझ लें कि किसी भी समस्या का हल जिंदगी देकर हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी बात अगर आपके काबू से निकलती मालूम पड़े तो हमें क्या करना चाहिए बताएंगे। पहले सुन लेते हैं जिंदगी का एहसास कराती, खुद में विश्वास भरती कुछ खुशनुमा कविताएं। हमारे बीच हैं आज के समय की बेहद चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर मंजू गुप्ता। नमस्कार मित्रों, मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ अलका सिन्हा के प्रति, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कविताओं के द्वारा दिलों के बीच की दूरी बांटने का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ संपन्न किया है। और प्रेम भी तो यही काम करता है। तो लीजिए, मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्यार मात्र एक शब्द नहीं। सटीक और तेज तर्रार समाचार के इस विस्तृत और लोकप्रिय मंच से मिले प्रोत्साहन का हार्दिक आभार।
यह हमें उत्साहित तो कर ही रहा है, जिम्मेदारियों के एहसास से सुदृढ़ भी कर रहा है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हैं प्रखर पत्रकार और कोमल भावों की कवित्री श्रीमती रूबी मोहंती। सुनते हैं उनकी बेहतरीन कविताएं। फासलों के दरमियान कार्यक्रम में अलका सिन्हा और शाद्वल सिन्हा को अभिनंदन करते हुए 2 कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। मेरी पहली कविता का नाम है ग्रे शेड। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ 2 रंग। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ 2 रंग, एक सफेद दूसरा काला, हाँ और ना। पर एक रंग बीच का भी है। बहुत अच्छा। पर एक रंग बीच का भी है, वो है ग्रे। इस रंग में है किंतु परंतु लेकिन जैसी कई आशंका और संभावनाएं बहुत कम हैं जो समझ पाते हैं इस रंग की खूबसूरती। बहुत कम है जो समझ पाते हैं इस रंग की खूबसूरती। बहुत सुंदर। यूं तो मझा हुआ कलाकार होता है हम सभी के अंदर, जो मंच देकर बदलता है रंग, पर बहुधा हम नहीं आंक पाते हैं इन रंगों के संतुलन का पैमाना, कि कब सफेद घुलने लगता है काले में और कब काला रंग घुलने लगता है सफेद में और बन जाता है ग्रे। क्या बात है। जिसमें दफन होती हैं कितनी ही हसरतें। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ 2 रंग, एक सफेद और दूसरा काला, हाँ और ना। वाह। सच तो यह है अपना वजूद खोकर भी दुनिया टिकी है इसी रंग पर। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ 2 रंग, एक सफेद और दूसरा काला, हाँ और ना। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है बातें। कुछ बातें वक्त से पहले होने लगती हैं और कुछ बातें वक्त बीत जाने के बाद भी नहीं होती। सही वक्त पर सही बातों का होना महज एक इत्तेफाक है। वाह वाह। वैसे सच तो यह भी है, ऐसे सुखद इत्तेफाक का फ्रेम अमूमन खाली ही रहता है। जब कभी कोई सोच खिसकने लगती है अपनी धुरी से, जब कभी कोई सोच खिसकने लगती है अपनी धुरी से, तो आंखों में पानी नहीं रेत का समंदर उतर आता है। भाई और तब बैठे बिठाए सपने होने लगते हैं बंजर। सोचती हूँ कितना अजीब है बातों का ये फलसफा। तब सोचती हूँ कितना अजीब है बातों का फलसफा। कुछ बातें तो कभी भी जुबान तक आ ही नहीं पाती, वक्त से पहले भी नहीं, वक्त के बाद भी नहीं, और सही वक्त पर तो बिल्कुल भी नहीं, और सही वक्त पर तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक अन्य कविता आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है जहर। बूंद बूंद समेटा था उसने जहर को, बूंद बूंद समेटा था उसने जहर को। समाज का जहर, रिश्तों का जहर, मतलबी दोस्तों का जहर, प्यार के नाम पर मिले धोखे का जहर, यानी जिंदगी के हर अंधेरी पहलुओं का जहर। जहर की भरी कटोरी बिस्तर के सिरहाने ताक में रखकर मीठे एहसास की झीनी चादर ओढ़कर सो जाता था हर रात वो। क्या कहने क्या। और फिर एक रात कुछ यूं हुआ, नींद में उसका हाथ लगा, जहर भरी कटोरी लुढ़क गई उसके ऊपर और बजबजाता हुआ सारा जहर फैल गया उसकी जुबान पर। बूंद बूंद समेटा था उसने जहर को। समाज का जहर, रिश्तों का जहर, मतलबी दोस्तों का जहर, प्यार के नाम पर मिले धोखे का जहर, यानी जिंदगी के हर अंधेरे पहलू का जहर। भाई भाई। बहुत खूब। बहुत लाजवाब रूबी जी। कितनी अच्छी बात कही आपने, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की, और जिसके लिए जरूरी है खुद पर भरोसा, अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा और अपने रीति रिवाजों पर भरोसा। विदेशी सभ्यता पर मोहित होने से पहले हमें अपने वेदों पुराणों का अध्ययन भी करना चाहिए। हमारी पहचान पर कई तरह के हमले हो रहे हैं और हमें अपनी अस्मिता बचानी है। तो सरहद की लड़ाई पर तैनात हैं हमारे सीमा प्रहरी, मगर सीमा के भीतर की लड़ाई का मोर्चा हमें संभालना है। कुछ ऐसा ही भाव मैं रखना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। लड़कियां नहीं जाती युद्ध में। आपका स्वागत है। लड़कियां नहीं जाती युद्ध में, लड़कियां नहीं जाती युद्ध में, मगर लड़ती हैं ताउम्र अपनी इच्छाओं और भावनाओं से। एक महत्वाकांक्षी महिला, एक ममतामयी माँ से। आहा,
लड़ती हैं लड़कियां घर में दीवारों से, दफ्तर में काम से, काम के विभिन्न रूपों से। लड़ती हैं सड़क पर फिक्रे कस्ती मानसिकता से। बहुत खूब। लड़ती हैं कि न छोड़नी पड़े उन्हें पढ़ाई, नौकरी या प्रमोशन। लड़ती हैं कि न छोड़ना पड़े संबंध या परिवार। लड़ती हैं वे संबंधों की सीमा पर जिसका उल्लंघन उन्हें मर्यादा के पार ले जाएगा। लड़ती हैं लड़कियां, लड़ती हैं लड़कियां, फिर भी नहीं लड़ती लड़कियां देश की सीमाओं पर। भाई हे वीर योद्धा, तुम लड़ो निरंतर, रुको नहीं। मैं नहीं लड़ूंगी वहां, मगर यहाँ लड़ूंगी। लड़ूंगी अपनी अस्मिता अपने ही लोगों से बचाए रखने के लिए। क्या बात। लड़ूंगी मैं कि बचाए रख सकूं कुछ जीवन मूल्य, कुछ आदर्श, जिसे रोक सकूं आने वाली नस्लों में, ताकि भविष्य बर्बर और बांझ होने से बच जाए। वाह वाह, क्या बात है। हे योद्धा, तुम लड़ो सीमा पर। हे योद्धा, तुम लड़ो सीमा पर, और मैं लड़ूंगी यहाँ सीमा के इस पार। वाह मैं वाह, लड़ूंगी क्या यहाँ बात, क्या सीमा बात। के इस बहुत पार। खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार छोटे छोटे कदम बड़े रास्ते पार कर जाते हैं। निरंतर प्रयासों से बड़ी सफलता पाई जाती है। तो सीमितताओं के बीच अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें भी करनी है कुछ ऐसी ही तैयारी। बढ़ाते हैं अपना अगला कदम और सुनते हैं सुकोमल गीतकार डॉक्टर मनोज अबोध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम में आदरणीय अलका सिन्हा जी बहुत अच्छा प्रयास वो कर रही हैं। मैं 2 मुक्तक पहले दे रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। कि प्रीत की अंजुमन हो न हो, प्रीत की अंजुमन हो न हो, प्रीत की अंजुमन हो न हो, आपका आगमन हो न हो न हो, आपका आगमन हो न हो। आइए आज फिर क्या पता हमसे मिलने का मन हो न हो न हो, हमसे मिलने का मन हो न हो। बहुत खूब। और 4 पंक्तियां एक व्यवहार की और आपको समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है। कि शत्रुता का हरण कीजिए, शत्रुता का हरण कीजिए, शत्रुता का हरण कीजिए, भाव का अंतरण कीजिए। बहुत सुंदर। मित्रता चाहते हैं अगर, मित्रवत आचरण कीजिए, शत्रुता का हरण कीजिए। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत बहुत आभार आपका। मानसून का मौसम कवियों के लिए, कवि हृदयों के लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुहावना माना जाता है। ये गजल आपको समर्पित कर रहा हूँ कि एक टूटी छत लिए, एक टूटी छत लिए, बरसात का स्वागत करूं। एक टूटी छत लिए, बरसात का स्वागत करूं। अब भी क्या बिगड़े हुए हालात का स्वागत करूं। और शेर कुछ यूं है, अपना घर जलने के गम को भूल भी जाऊं मगर, बस्ती बस्ती किस तरह, बस्ती बस्ती किस तरह आपात का स्वागत करूं। क्या बात। और एक व्यवहार का शेर कि मातहत
मातहत होने का ये तो अर्थ हो सकता नहीं, उनके हर आदेश का, हर बात का स्वागत करूं। भाई ये देखें, बाप हूं ये सच है लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बाप हूं ये सच है लेकिन इसका मतलब ये नहीं, रह के चुप बच्चों के हर उत्पात का स्वागत करूं। क्या कहने और अब भी क्या बिगड़े हुए हालात का स्वागत करूं, एक टूटी छत लिए। और 2 शेर गजल के इसमें हुए हैं। हाथ मेरा तेरे हाथों में जो रह पाए सदा, मुस्कुरा कर मैं सभी हालात का स्वागत करूं। और अंतिम शेर कि नींद जब मेरी खुले, नींद जब मेरी खुले, तेरे नयन की भोर हो। मेरी आकांक्षा है, अंतिम शेर है कि नींद जब मेरी खुले, तेरे नयन की भोर हो, तेरी जुल्फों की घनेरी रात का स्वागत करूं। और अब भी क्या बिगड़े हुए हालात का स्वागत करूं, और एक टूटी छत लिए बरसात का स्वागत करूं। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हो। धन्यवाद साथियों, इसी मौके पर हम बताना चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से हम उन कलमकारों के योगदान को भी रेखांकित करना चाहते हैं जिन्होंने कलम से तलवार का काम लिया और जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष झेला मगर समझौता नहीं किया। हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा की नींव रखने वाले लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का यह शताब्दी वर्ष है और हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक रोचक प्रस्तुति तैयार की है। देख लेते हैं उसकी एक झलक। लोक संस्कृति से समृद्ध और आंचलिक गंध से सुरभित मर्मस्पर्शी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक अवदान अतुलनीय है। हल जोते हलवा भैया रे, हल जोते हलवा। उनकी लेखनी में ध्वन्यार्थक बिंब खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। कुतबा फिर गश्त लगाता हुआ आया, यह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहाँ तक आती। धर। जन सरोकारों से जुड़े और देसी ठाठ के साथ लिखने वाले इस लेखक के बारे में आज थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस अंक के अंत में भी दिया जा रहा है। हमें इनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना, जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वे इनके जीवन से जीने का सही ढंग सीख सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कोरोना संक्रमण काल के लॉकडाउन में कवि, कथाकार व अनुवादक सुभाष नीरव द्वारा सितंबर 2019 में सृजित फेसबुक पेज लेखक कोना को पुनः सृजित किया गया और लाइव आयोजन की 2 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं प्रारंभ की गईं। पहला
कवि मेरे आसपास और दूसरा कथा और कथाकार। श्रृंखला की हर कड़ी में किसी एक रचनाकार को किसी वरिष्ठ रचनाकार की रचनाओं का पाठ कर उन पर चर्चा करना होता है, जो इन दिनों बेहद लोकप्रिय रही हैं। साहित्य को समर्पित संस्था वयम ने एक अनोखी पहल की। 24 मार्च यानी लॉकडाउन के पहले ही दिन से प्रतिदिन टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग पर एक काव्य गोष्ठी करने का निर्णय लिया और जिसे निर्बाध गति से जारी रखते हुए शतक पार करके 101 के शुभांक तक पहुंचाया। निरंतरता ऐसी कि न तो बीच में किसी भी वजह से कोई दिन छूटा और न ही नियत समय आगे पीछे हुआ। ये वयम परिवार के साहित्य के प्रति समर्पण और उसके दृढ़ संकल्प को ही दिखाता है। एक छोटे से विराम के बाद इस बार वयम साप्ताहिक गोष्ठियों के एक नए अभियान के साथ सबके सामने अपने नए प्रारूप में उपस्थित है। अब यह गोष्ठी प्रत्येक रविवार को होती है, जिसमें वयम के 4 सदस्यों के अलावा एक अतिथि कवि को भी शामिल करने के साथ साथ किसी अन्य कवि की कविताओं का पाठ भी संस्था के सदस्य द्वारा किया जाता है। इन सभी गोष्ठियों के संयोजक और संचालक वयम संस्था के कोषाध्यक्ष और प्रसिद्ध शायर श्री ताराचंद शर्मा नादान हैं, जबकि दोहा सम्राट नरेश शांडिल्य इस संस्था के अध्यक्ष हैं। वनिका पब्लिकेशंस अपने सिद्धांत के साथ अडिग पिछले 6 वर्षों से साहित्य की लगभग सभी विधाओं की पुस्तकें प्रकाशित कर दिनों दिन प्रगति की राह पर अग्रसर है। इसकी निदेशक डॉक्टर नीरज शर्मा हैं, जो स्वयं एक साहित्यकार हैं और हर विधा में लिखती हैं। कोरोना के आक्रमण के बाद लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और साहित्य संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वनिका पब्लिकेशंस के फेसबुक पेज पर 11 अप्रैल से लाइव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो आज तक अनवरत जारी है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 3 से 4 बजे तक आयोजित किया जाता है। वनिका से प्रकाशित लेखकों के अतिरिक्त भी कवियों कथाकारों को इस श्रृंखला में आमंत्रित किया गया है और अब तक साहित्य और कला क्षेत्र के 100 से अधिक व्यक्तित्व इस माध्यम से अपनी बात रख चुके हैं। आवागमन के बिना भी साहित्यकारों के अनमोल विचारों से समृद्ध होने का यह अवसर सभी को आकृष्ट कर रहा है। दोस्तों, पिछले अंक पर आपकी लाजवाब प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साहित्य अकादमी से सम्मानित आदरणीय नासिरा शर्मा जी की बेशकीमती टिप्पणी हमारे भीतर कैसी अद्भुत ऊर्जा भर देती है, क्या कहूं। घर बाहर की जिम्मेदारियों के बीच भी रातों को जाग कर यह कार्यक्रम तैयार करने का उत्साह तो दरअसल आपकी टिप्पणियां ही देती हैं। तो जो खत हम आपके बीच आज रख रहे हैं उसे लिखा है बर्मिंघम यूके से वंदना मुकेश ने। वंदना जी लिखती हैं, प्रिय अलका जी, पहली बार सुन रही हूँ यह कार्यक्रम। आपकी प्रस्तुति और रचनाओं की तो आपके बर्मिंघम प्रवास से ही कायल हूँ, लेकिन सभी रचनाकारों की रचनाएं मन को छू गई। मंजू जी के प्रेम के विविध रूपों और शेड्स की तरह और अपने अपने तरीके से। संजय जी का आशावाद, आशीष जी का सूर्य ग्रहण और आपकी मासूम सी सशक्त रचना घर दिल को छू गई। कार्यक्रम समाप्त हो गया और मंजू जी के सागर की भांति मैं रचनाओं को अपने साथ ले आई। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वंदना मुकेश, बर्मिंघम, यूके। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा और आपको सभी रचनाएं बहुत पसंद आई। मगर छोटी सी एक शिकायत है कि इतनी देर में आप इस कार्यक्रम से जुड़ पाई। आपने कहा कि पहली बार आप हमें सुन पाई, तो मैं चाहूंगी कि YouTube पर हमारे जो दूसरे और अंक हैं उन्हें भी आप देखें और उनके बारे में भी अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके साथ बर्मिंघम में बिताया हुआ वक्त मेरी आंखों में आज भी उतना ही ताजा है और उसी तरह यादगार है। इस कार्यक्रम के बहाने हम दोबारा मिल गए। संवाद का ये सिलसिला अब लगातार जारी रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि हम संपर्क में रहेंगे। आप सभी का साथ हमें कारवां में बदल रहा है। हम जहां भी रहें, देश की मिट्टी की गंध एक जैसी। हम चाहे कोई भी बोली भाषा बोलें, अपनेपन के एहसास का रंग एक जैसा होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार।